कैसे हैं आप सभी लोग। अनअकैडमी लाइव एमपीपीएससी क्लासेस में मैं अरविंद सिंह सभी भावी अधिकारियों का दिल से स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश पीएससी ज्योग्राफी मेंस का ये सीरीज है जिसमें हमने इकाई 2 भारत के भूगोल से मेंस की कक्षाएं शुरू की थी। उस सीरीज के अंतर्गत आज का टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। मेंस की दृष्टि से इस क्लास को देखिएगा, एनालिटिकल बेस पर ये क्लास होगी, आपको समझ बनाने में काफ़ी फायदेमंद हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अब आप बाकी डिसाइड कीजिए। भारत का सामान्य परिचय जब भी हम पूछने या समझने के लिए बैठे हैं तो निम्न बिंदुओं के आधार पर हम उसका बिल्कुल वर्गीकरण करके उसको हम बहुत अच्छे से समीक्षात्मक रूप से थोड़ा समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा निर्माण, मतलब भारत का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, किन चट्टानों से हुआ, उसके बारे में अगर हमको समझना है तो हमें अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत समझना होगा। अल्फ्रेड वेगनर ने यह कहा था कि यदि वर्तमान के सभी महाद्वीपों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो जो विशाल महाद्वीप निर्मित होगा उसे प्राचीन काल में पेंजिया कहा जाता था। तो जो पेंजिया था वो मैंने यहां पर निर्मित कर दिया। ऐसे ही वर्तमान के सभी सागरों और महासागरों को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो निर्मित होने वाला विशालकाय महासागर पेंथलासा कहलाता था। यानी पानी जल राशि की सबसे बड़ी इकाई पहले पेंथालासा थी और सबसे बड़ी भूखंड इकाई पेंजिया हुआ करती थी। समय गुजरने के साथ पेंजिया में विभिन्न बलों की सहायता से चटकन दरार पड़ा और पेंजिया 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। ये जो बल थे वो वेगनर के अनुसार चंद्रमा का ज्वारीय बल, उत्प्लावकता बल, पृथ्वी का घूर्णन बल और अपकेंद्रीय बलों का समुच्चय था। वास्तविकता में ये बल गलत थे जो वेगनर ने दिए थे, जिसके बारे में हम प्लेट टेक्टोनिक में आगे समझेंगे। पर इस क्लास में हम क्या समझ रहे हैं कि विभिन्न बलों के कारण पेंजिया 2 भागों में टूटा और जो 2 भागों में टूटा था पेंजिया, तो जो ऊपर वाला भाग था पेंजिया का उसे अंगारा लैंड नाम दिया गया और जो नीचे वाला भाग था पेंजिया का उसे गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। इस अंगारा लैंड को लॉरेंसिया के नाम से भी जाना जाता है। कालांतर में अंगारा लैंड के पुनः फिर टुकड़े हुए और उन्हीं टुकड़ों से आज उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और अधिकांश एशिया का निर्माण हुआ है। मतलब उत्तर अमेरिका किसका हिस्सा है तो बोलोगे अंगारा लैंड का। वहीं जब गोंडवाना के टुकड़े हुए तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ओशेनिया और भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ। तो यहां से हमारा जो निष्कर्ष निकला वो ये कि भारत का निर्माण गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है। इसके अलावा भारत आर्कियन युग की चट्टानें, धारवाड़, कडप्पा, विंध्य क्रम की चट्टानें, द्रविड़ियन क्रम की चट्टानें और तृतीय युग की चट्टानों से भी निर्मित है। जहां आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत में आज भी बंगाल नीस के रूप में, नीलगिरी नीस के रूप में और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड नीस के रूप में प्राप्त होती हैं। वहीं धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक के शिमोगा और धारवाड़ के आसपास क्षेत्रों में प्राप्त होती हैं, जबकि कडप्पा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के क्षेत्रों में आसपास के क्रम की चट्टानें प्राप्त होंगी। विंध्य क्रम की चट्टानें विंध्याचल में और तृतीय क्रम की चट्टानें हिमालय से संबंधित हैं। तो भारत का जो निर्माण है वो इस प्रकार से इन चट्टानों से हुआ है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब इसके निर्माण पढ़ने के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है जो हमें समझना होगा। देखिए पॉइंट अगर आपको मालूम है कि अगला पॉइंट हमें क्या डिस्कस करना है तो हमें याद करने में ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। अगर कोई परिचय पूछता तो पहले निर्माण की बात कर दी आपने, तुरंत 2 लाइनों में बात बोल दी। उसके बाद नामकरण, कि जब भारत बन गया, पैदा हो गया तो नाम रखा गया। तो भाई कोई गोलू बुलाएगा, कोई कल्लू बुलाएगा, तो भारत के भी विभिन्न नाम हुए। जैसे होंडू, भारत को होंडू बुलाया गया था बाइबल में। बाइबल में भारत को होंडू कहा गया। थियानजू, चीन और जापान में थियानजू कहा गया। इसी प्रकार से जम्बू द्वीप, जैन और बुद्ध की कथाओं में इसे जम्बू द्वीप कहा गया।
हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पर्सिया लोगों ने नाम दिया। इंडिया, यूनानियों ने नाम दिया जिसमें फ्रांसीसी प्रभाव था। नाभी वर्षा, इसका एक अन्य नाम और मिलता है। भारत, आर्यव्रत, ये भारत के विभिन्न नाम हैं। चूंकि ये पूरी तरह से फैक्ट है तो मैं अच्छे छात्रों से उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के फैक्टों को हम स्वयं से तैयार कर सकते हैं। बिना किसी कॉन्सेप्ट वाले फैक्टों को तैयार करने में हमें रुझान दिखाना चाहिए, पूरी तरह से अध्यापकों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो ये नामकरण वाला होमवर्क मैंने आपको दिया है। अच्छे बच्चों की तरह आप इनके नामकरण की पूरे एक नोट्स बनाएंगे और आपस में इसको शेयर करके अपने दिमाग में सुरक्षित रख लेंगे। एग्जाम से ज़्यादा संबंधित नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत हम समझेंगे। अगला पॉइंट मुझे बताइए, तो आप बोलोगे सर अवस्थिति के बारे में अगला पॉइंट हमें डिस्कस करना होगा। तो जब भी आप नामकरण में अवस्थिति के बारे में डिस्कस करने के लिए आए तो आप अपने दिमाग में ये जगाइएगा कि इसे दो प्रकार से समझा जाएगा। पहला, ग्लोब के ऊपर, यानी अवस्थिति मुझे कहां बतानी है, ग्लोब के ऊपर, और दूसरा बताना है एशिया के संदर्भ में। तो पहले एशिया के संदर्भ में समझते हैं। एशिया एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे अध्ययन की दृष्टि से कई भागों में बांटते हैं। पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, उत्तरी एशिया। तो इन सभी एशियाओं में भारत कहाँ पर स्थित है, तो इसका उत्तर है एशिया में भारत दक्षिण एशिया का हिस्सा है। वहीं ग्लोब के ऊपर आते हैं तो ग्लोब में इसकी अवस्थिति को कैसे समझाएंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने बच्चों ने अक्षांश और देशांतर की क्लास मेरी की है तो उनको ये समझ में आएगा, और जिन्होंने नहीं की है वो पहले उस वीडियो को देखें तो ये ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं कि यदि एक एक्स नाम का व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और वाई नाम का व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, और मैं पश्चिम से पूरब एक काल्पनिक रेखा खींचूं जो इस गोलार्ध को गोले को दो बराबर भागों में बांटे, ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, तो इस काल्पनिक लेटी हुई रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहेंगे। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा यहाँ। अब मुझे एक बात बताइए इस कॉन्सेप्ट को देखकर कि ये एक्स नाम का व्यक्ति किस गोलार्ध में खड़ा हुआ है, तो आप उत्तर बोलेंगे कि सर ये तो उत्तरी गोलार्ध में है, और वाई नाम का व्यक्ति सर दक्षिणी गोलार्ध में है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं ये 0 डिग्री अक्षांश की जगह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा 0 डिग्री देशांतर अगर खींचता हूं तो क्या ये उसी गोलार्ध में पाई जाएंगी? जी नहीं सर। अब जो एक्स पहले उत्तरी गोलार्ध में था वास्तव में यह पूर्वी गोलार्ध में आ गया, और जो वाई पहले दक्षिणी गोलार्ध में था वास्तव में यह पश्चिमी गोलार्ध में आ गया। और अगर मैं इन दोनों अक्षांशों को एक साथ यहाँ पर खींच देता हूं तो जवाब ये प्राप्त होता है कि एक्स नाम का व्यक्ति उत्तर गोलार्ध में भी है और पूर्वी गोलार्ध में भी है। तो इसका एक साथ उत्तर मिलेगा कि एक्स नाम का व्यक्ति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह एक्स नाम का व्यक्ति और कोई नहीं, हमारा भारत है। भारत अक्षांश की दृष्टि से पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर की दृष्टि से पूरी तरह पूर्वी गोलार्ध में। इसलिए भारत के जब भी आप देशांतर लिखोगे, 2 देशांतर लिखो, 10 देशांतर लिखो, सभी देशांतरों में सिर्फ पूर्वी देशांतर ही लिखा जाएगा, कहीं पे भी पश्चिम देशांतर नहीं आएगा। ऐसे ही अक्षांश जब लिखोगे, जितने भी अक्षांशों के आगे आप लिखना है तो हमेशा उत्तरी अक्षांश ही लिखा जाएगा, कहीं भी दक्षिणी अक्षांश का प्रयोग नहीं होगा। तो हमने ये समझ लिया कि अवस्थिति के आधार पर भारत का क्या कॉन्सेप्ट है। अब हमारा है अगला कॉन्सेप्ट विस्तार के बारे में। विस्तार के बारे में इसमें 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। पहला कि हमें अक्षांश और देशांतर की बात करनी है। दूसरा, हमको इसमें लंबाई और चौड़ाई की बात भी इसमें थोड़ी सी रखनी होगी। कैसे क्या होगा उसको एक नजर में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा प्यारा सा भारत है। अगर रूठे ना तो बन जाएगा, और शायद नहीं रूठा। मोटा मोटा हमें समझ में आया कि हमारा ये इंडिया है। अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, तो आप समझ लें थोड़ा सा बन जाएगा, वरना काम चल गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें विस्तार के बारे में बात करनी है। ध्यान से सुनना आप लोग। ये मान के चलना 0 डिग्री का अक्षांश है, तो अच्छे बच्चों की तरह बताओ कि 0 डिग्री नीचे जाएंगे दक्षिणी गोलार्ध है, और 0 डिग्री के ऊपर आएंगे तो उत्तरी गोलार्ध है। इसका मतलब भारत किस गोलार्ध का हिस्सा है? उत्तरी गोलार्ध का।
तो जितने भी मैं अक्षांश खींचूंगा सबके आगे क्या लिखोगे, उत्तरी अक्षांश। तो भारत की शुरुआत कहाँ से हो रही है, इस क्षेत्र से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 डिग्री 4 मिनट। अब बताओ उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश। तो बच्चों के दिमाग में आएगा सर हम लोग खड़े तो दक्षिण में है, मैटर नहीं करता, आप किस गोलार्ध में हो वो मैटर करता है, और गोलार्ध हमारा उत्तर है, इसीलिए यहाँ पे लिखा जाएगा उत्तरी अक्षांश। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, उत्तरी अक्षांश। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, उत्तरी अक्षांश। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, उत्तरी अक्षांश। अच्छा थोड़ा सा और समझें इसमें, ये वाला जो पॉइंट हमको दिख रहा है, ये वाला, इस पॉइंट पे हम जब जाते हैं तो हम जा तो उत्तर ही रहे ना, तो ये भी कौन सा अक्षांश होगा, उत्तरी अक्षांश। ये कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। अब प्रश्न आता है सर ये मिनट क्या है। देखिए तकनीकी रूप से इसमें 4 टर्मिनोलॉजी आती हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है, तो अब मोटा मोटा समझ लो कि 1 डिग्री को 60 हिस्सों में बांटा जाता है। मान लो मेरे पास कोई विस्तार 4 डिग्री में है और लेकिन वो 5वीं डिग्री में थोड़ा सा गया है, तो 1 डिग्री में अगर 60 अंश है, थोड़ा सा का मतलब क्या है, कितने डिग्री पूरे हैं, 8। 9 में कहां पर है, केवल चौथे हिस्से में फैला हुआ है, तो 9वीं डिग्री में से हमने 4 अंश निकाल लिए, तो उसे हमने डिग्री के रूप में यानी मिनट के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये अंश है, आप इस बात को समझिएगा। तो भारत का उत्तरी अक्षांश क्या हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में भारत का जो विस्तार है उत्तर वाला। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये अक्षांश है तो अक्षांशों की क्लास आपने बहुत अच्छे से की होगी। मेरे कुछ सवाल है आपसे। पहला, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं, बिल्कुल सही बात। अगला, विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के बीच की दूरी में परिवर्तन होता है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल गलत, अक्षांशों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की लंबाई में कमी आती जाती है, ये बात सत्य है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े इसमें, तो ये बात समझ में आई है कि 8 डिग्री से 37 डिग्री तक आए तो हर एक अक्षांश के बीच की दूरी समान होगी। तो इनके बीच का अंतर बताओ मुझे कितना है, अंतर है लगभग 30 डिग्री का। और ध्यान से सुनना, 2 अक्षांशों के बीच की औसत जो लगभग दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। तो जब अंतर है 30 डिग्री का, तो और प्रत्येक अक्षांश के बीच में अंतर कितना है, 111 किलोमीटर, तो लगभग यह है 3200 किलोमीटर का आंकड़ा ही निकालेगा इसमें। तो कितना शानदार इसका कॉन्सेप्ट बना कि उत्तर से दक्षिण अगर हम लंबाई नापते हैं तो 3214 किलोमीटर प्राप्त होती है हमको, क्योंकि हमने अक्षांश के हिसाब से इसको माप दिया ना। अब इसी प्रकार से हम लोग देशांतर को समझते हैं। तो देशांतर हम लोग जब बनाते हैं तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट। मिनट मतलब 60 का 7वां हिस्सा हमने लिया, और यहाँ पर जो है ये है 97 डिग्री 25 मिनट, मतलब 60 का 25वां हिस्सा ले लिया। पॉइंट की ध्यान से आप सुनना कि सर ये तो 68 डिग्री है, तो ये पश्चिम में गुजरात की तरफ, तो आप इसका क्या जवाब दोगे, चाहे पश्चिम हो या पूरब हो, भारत पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए देशांतर के आगे पूर्वी देशांतर लिखा जाएगा दोनों तरफ, और यहाँ दोनों तरफ अक्षांश लिखा जाएगा उत्तर का। अब ध्यान सुनो, इसकी लंबाई चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तो अब उस कॉन्सेप्ट को वापस से याद रखो। 2 देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है विषुवत रेखा के पास 111.3 किलोमीटर, देशांतरों के बीच की दूरी, और ध्रुवों की ओर जाने पर ध्रुवों के पास इसकी दूरी होती है 0 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी में कमी आती है। तो विषुवत से ध्रुवों की ओर आएंगे तो 2 देशांतरों के बीच की दूरी की कमी होगी। यहाँ देशांतर शब्द बोल रहा हूँ, अक्षांश मुंह से निकल गया, तो 2 देशांतरों के बीच की दूरी में कमी आएगी। अब अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि वास्तव में पश्चिम से पूरब जो इसकी कुल लंबाई है वो है 29-33 किलोमीटर, तो कितने डिग्री का डिफरेंस पड़ रहा है, तो लगभग सर 29 डिग्री का डिफरेंस पड़ रहा है। तो 29-33 में करें तो लगभग 101 किलोमीटर की देशांतर की बीच की दूरी हमें प्राप्त यहाँ पर होगी, और विषुवत की ओर जाने पर यह बढ़ता जाएगा, ध्यान रखना इस बात के लिए। अगर 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटा, तो लगभग पूर्व से पश्चिम 30 डिग्री है, तो 2 घंटे का अंतर होगा। यानी कि यदि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में
6 बजे सूरज निकलता है तो गुजरात में लगभग 8 बजे सूरज निकलेगा, 2 घंटे का अंतर होगा। और कॉन्सेप्ट समझना, भारत का सबसे जो उत्तरतम बिंदु है वो उत्तरतम बिंदु हमको यहाँ पर प्राप्त होता है, उसका नाम है इंदिराकोल। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है? इंदिराकोल। और दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, विवेकानंद रॉक्स। लेकिन ये मुख्य भूमि की है। अगर मुख्य रूप से पूछा जाए कि दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि यूज ना किया जाए तो ग्रेट निकोबार में एक जगह है इंदिरा पॉइंट। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, आप इनके लिए क्लासेस ज्वाइन नहीं करते हो, ये आपको किसी भी किताबों में बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। मैं तो आपको मार्गदर्शन दे रहा हूँ कि इसको ऐसे कंप्लीट किया जा सकता है। अमूमन मैं सामान्य ये भारत का परिचय पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन बेसिक क्लास के चक्कर में पढ़ाना पड़ रहा है। दक्षिणतम बिंदु को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ऐसे ही पश्चिमतम बिंदु है गौरमाता और पूर्वतम बिंदु है किब्युथी, अरुणाचल प्रदेश में। और गौरमाता है तुम्हारा गुजरात में। तो हम लोगों ने कितने टॉपिक अभी इसमें कंप्लीट किए? निर्माण, नामकरण, अभिस्थिति और विस्तार। अब हम आकार के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, उसको समझिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं। जो बच्चे मेंस दे रहे हैं उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी जो मेन टॉपिक है मेंस में आते हैं उसको पढ़ने में आपको ज्यादा मजा आएगा इसकी अपेक्षा, मेरे को ऐसा लगता है। आकार की बात करेंगे, जब परिचय देते समय आकार की बात करेंगे तो बोलना सर 2 प्रकार से इसका मैं परिचय दूंगा। पहला सर क्षेत्रफल और दूसरा है जनसंख्या। तो आकार बताओ क्षेत्रफल, तो आप बोलोगे क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे पहले कौन है? पहले नंबर पे रसिया, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे चाइना, 5वें पे ब्राजील, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे भारत। अगर पूरी दुनिया को 100% जमीन मान लिया जाए तो भारत के पास 2.42% जमीन अपने पास सुरक्षित रखे है। यानी भारत पूरी दुनिया के स्थल खंड का इतने प्रतिशत अपने पास सुरक्षित रखे हुए है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर है चाइना के बाद। दूसरे स्थान पर है चाइना के बाद, और समस्त दुनिया की जनसंख्या का 17.5 वो भारत अपने पास समाहित किए हुए है। यानी कि रोटी है लगभग 2.5, खाने वाले 17, संसाधन कम, जनसंख्या ज्यादा, तो समस्याएं तो होनी ही है। कोरोना के साथ यही हुआ है, हमारे पास संसाधनों का अभाव है जनसंख्या के सापेक्ष में। तो ये है हमारा आकार, जो हमने भारत के आकार के बारे में समझ लिया। थोड़ा सा मोटा मोटा हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट है सर राज्यों के बारे में। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो उत्तर आया सर 36 राज्य हैं। अब इन 36 राज्यों को मैं ऐसे बांटूंगा, 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश, और शेष जो 8 में कितना जोड़ दें कि 36 हो जाए, जो 36 हैं फेडरल राज्य। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों को अध्ययन की दृष्टि से मैं निम्न पॉइंटों में डिवाइड करूंगा। पहला, ऐसे देश जो अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं, मतलब जो पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल इनको स्पर्श करते हो, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी इनकी कैटेगरी है जो पूरी तरह से जल सीमा को स्पर्श करते हो, मतलब इनका थल से कोई लेना देना है ही नहीं। और तीसरी जो कैटेगरी है वो लैंडलॉक है। लैंडलॉक का मतलब यहाँ पे सीधा सा अर्थ ये है, ना तो वो अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श कर रहे हैं और ना ही जल सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। और चौथी जो इनकी कैटेगरी है वो जल को भी स्पर्श कर रहे हैं और थल को भी स्पर्श कर रहे हैं। थल का मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं है, भारत की तटीय सीमा से है। अब पहला पॉइंट देखते हैं कि ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा को टच करते हैं। तो उत्तर है 2। पहला जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट निकलेंगे। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 डिसॉल्व हुआ
और 31 अक्टूबर 2019 को 2 नवीन केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ, एक का नाम जम्मू कश्मीर और एक का नाम लद्दाख। और 2 नवंबर 2019 को इनके मैप गृह मंत्रालय ने अपनी साइट पर डाल दिए। अब जम्मू कश्मीर के बारे में ये ध्यान रखना कि अभी तक भारत में केवल 2 ही केंद्र शासित ऐसे प्रदेश थे जिनकी स्वयं की विधानसभाएं थीं, एक पुडुचेरी, दूसरा दिल्ली। अब भारत के पास 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके स्वयं की विधानसभा यानी मुख्यमंत्री होगा, उसमें शामिल हो गया तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख के बारे में ध्यान सुनना, लद्दाख भारत का अब सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मैग्नेटिक हिल्स का संबंध लद्दाख से है, पेंगोंग झील का संबंध लद्दाख से है, आप बादल फटने की घटनाएं लद्दाख में होती हैं, सबसे बड़ा शीत मरुस्थल लद्दाख में है। तो ये लद्दाख के जो कुछ पॉइंट हैं वो हमें इसमें डाल सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार से अगला है हमारा जल सीमा। जल सीमा से 2 केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं, पहला लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार लद्दाख के बाद दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। 1 नवंबर 1956 के आसपास इसकी स्थापना हुई मध्य प्रदेश के साथ। यह भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, आप इस पर फोकस करेंगे। 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप की भी स्थापना हुई थी। अंडमान निकोबार का संबंध बंगाल की खाड़ी से है, भारत के पूर्वी तट पर, और जबकि लक्षद्वीप का संबंध अरब के सागर से है, भारत के पश्चिमी तट पर। लक्षद्वीपों का निर्माण जो है वो कोरल रीफ से हुआ है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा पर्वत श्रेणी का विस्तार माने जाते हैं। आप ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको एक काम आएगा कि लक्षद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, और इसके सबसे समीप जो अंतरराष्ट्रीय देश है वो है मालदीव। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लैंडलॉक बताइए, लैंडलॉक 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? पहला है चंडीगढ़ और दूसरा है अपना दिल्ली। चंडीगढ़ के बारे में आप ये ध्यान सुनना कि चंडीगढ़ सिटी भी है, राज्य भी है, 2 अन्य राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है और स्वयं की राजधानी भी है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारत की राजधानी भी है और यहाँ पे मुख्यमंत्री होगा, हमें मालूम है, विधानसभाएं हैं, 70 सीटें हैं इसके पास। अब ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जो जल और थल दोनों को स्पर्श करते हो, तो पहला है, वास्तव में ये 3 थे पहले, एक का नाम था दमन द्वीप, दूसरे का नाम था दादरा एवं नागर हवेली, और तीसरे का नाम था पुडुचेरी। मैंने कहा 3 थे, अब 2 कैसे हो गए? 26 जनवरी 2020 को दमन द्वीप और दादरा नागर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और राजधानी बनाई गई दमन। दमन काठियावाड़ प्रायद्वीप से संबंधित है, यह कंपात की खाड़ी के समीप स्थित है, चीकू उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जबकि द्वीप भी खंपात की खाड़ी से संबंधित है और यह ताड़ के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। दादरा पूरी तरह से गुजरात में स्थित है, जबकि नागर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। आप ये ध्यान रखना, देवका बीच का संबंध दमन से है, लाइट हाउस का संबंध भी दमन से ही है। तो दमन और द्वीप की छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। पुडुचेरी के बारे में थोड़ा समझने की जरूरत है। पुडुचेरी के बारे में आप ऐसे समझिएगा कि यहाँ पर है केरला, ये है तुम्हारा तमिलनाडु और ये है तुम्हारा आंध्र प्रदेश। तो केरल तो संबंधित है अरब सागर से, तो केरल में अरब सागर से सटा हुआ पांडुचेरी का एक जिला है माहे, जबकि आंध्र प्रदेश में पांडुचेरी का एक जिला है यनम और यह गोदावरी की बैतरणी शाखा के समीप अवस्थित है। तमिलनाडु में पुडुचेरी का खुद मुख्य शहर स्थित है और इसके अलावा कराईकल जिला भी तमिलनाडु संबंधित है। तो कुल मिलाके पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हुआ है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट दोनों संबंधित है, अरब सागर और बंगाली खाड़ी दोनों को स्पर्श करता है। इनका वास्तविक क्रम क्या होगा? सबसे ऊपर यानम, फिर माहे, फिर पुडुचेरी, फिर कराईकल। तो ये हमारी बात हो गई किससे? पुडुचेरी से। अरविंदो आश्रम का संबंध भी किससे है? हमारा पुडुचेरी से है, ये ध्यान रखना है आपको।
रोज गार्डन, रॉक गार्डन और सुखना झील का संबंध चंडीगढ़ से है। तो ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब हम थोड़े से जो सामान्य राज्य हैं उनके बारे में भी एक झलक देख लेते हैं, जिससे हमारा काम बन जाए। आप उन 28 राज्यों को सेम डिवीजन कीजिए जैसे हम लोगों ने केंद्र शासित प्रदेशों को विभाजित किया था। अब केंद्र शासित प्रदेशों को जो हमने विभाजित किया था उसको पहला था अंतरराष्ट्रीय सीमा, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोगों को समझना होगा। दूसरा था जल की सीमा से। तीसरा है पूरी तरह से स्थल अवरुद्ध, स्थल अवरुद्ध माने लैंड लॉक हो पूरी तरह से। और अगला है जल प्लस थल दोनों को स्पर्श करता हो। तो देखते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थल से कौन टच करेगा। शुरुआत करते हैं। गुजरात मैप उठा के देखो रे, ऐसे क्या समझ में आएगा? सब लोग भारत का मैप खोलो, उसमें जाके मैं बोलूंगा तो उसमें ढूंढो जाके। गुजरात नहीं करता क्योंकि नीचे सागर को टच कर रहा है। तो शुरू करते हैं। राजस्थान करेगा, पंजाब करेगा, जम्मू कश्मीर करेगा पर वो साधारण राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित हो गया। लद्दाख करेगा पर वो साधारण राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित हो गया, तो हट गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश करेगा, उत्तराखंड करेगा, यूपी करेगा, बिहार करेगा, सिक्किम करेगा, पश्चिम बंगाल करेगा पर वो पानी को भी टच करता है इसलिए छोड़ दो। अरुणाचल प्रदेश करेगा, नागालैंड करेगा, मणिपुर करेगा, मिजोरम करेगा, त्रिपुरा करेगा, असम करेगा, मेघालय करेगा। ये एक लिस्ट है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं, जल की राशि को स्पर्श नहीं करते हैं। जल सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य देखो, महाराष्ट्र करेगा, गोवा करेगा, केरला करेगा, कर्नाटक करेगा, तमिलनाडु करेगा, उड़ीसा करेगा। इसके अलावा और कोई राज्य नहीं है जो जल की पूरी तरह सीमा को स्पर्श करते हों। अब हम देखते हैं स्थल अवरुद्ध राज्य। 28 राज्यों में से स्थल अवरुद्ध कितने हैं? तो आप बोलोगे स्थल अवरुद्ध में पहला है हरियाणा अपना, फिर अपना एमपी, फिर सीजी, फिर तेलंगाना और फिर झारखंड। 5 राज्य हैं जो पूरी तरह से स्थल अवरुद्ध हैं। जल और थल को स्पर्श करने वाले 2 ही राज्य हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो ये छोटा सा ब्रीफ है, इंट्रोडक्शन था राज्यों के बारे में। अब अगला पॉइंट बताओ किसके बारे में बात करने वाले हम लोग। अगला पॉइंट है कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। पॉइंट समझना आप लोग। भारत में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा के ऊपर पड़ती हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा है? गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर भारत की सीमा रेखा गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा वाली। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश का टीचर आपको पढ़ाएगा। ऐसे ही एक समय रेखा है जो विश्व की समय रेखा है, वो 0 डिग्री देशांतर है, जो ग्रीनविच मीन टाइम लेंथ कहते हैं, जीएमटी कहते हैं, जो लंदन की पेशसारा से होकर गुजरती है। भारत की समय रेखा कितनी है? भारत की समय रेखा है 82.5 डिग्री। भारत की समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री। इलाहाबाद के नैनी या मिर्जापुर के समीप से होकर गुजरती है और भारत के 5 राज्यों से गुजरेगी। इसका फॉर्मूला आप याद रखना, मौका मिले तो चौका मारना। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। क्रम आप लोगों को लगाना है कि पहले उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर इस प्रकार से आप लोगों को सीक्वेंस लगाना है मैप देख के। तो ये कर्क रेखा और समय रेखा के बारे में छोटा सा ब्रीफ कॉन्सेप्ट हो गया। फिर अगला है पड़ोसी देश कौन से हैं। अब ध्यान से सुनना। भारत के उत्तर में 3 पड़ोसी देश हैं, चीन, भूटान, नेपाल। पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। पाकिस्तान कितने राज्यों को स्पर्श करता है? मैप में देखते जाना है, ध्यान से सुनो। ये फैक्चुअल क्लास है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, अपने दम से कर सकते हो। टीचरों के या किसी के सामने तुम्हें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसा करके कुछ थक गया हूं मैं, तो बहुत तेज बोल रहा हूँ, अमूमन इतना तेज नहीं पढ़ाता हूँ। चलो फिर से शुरू करते हैं थोड़ा सा। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जो टच करता है किससे? गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, कश्मीर से, अब टच कर रहा है लद्दाख से। अफगानिस्तान केवल और केवल लद्दाख से। चीन टच कर रहा है लद्दाख से। अब चीन बस जम्मू कश्मीर से स्पर्श नहीं करेगा। मैप में देखो, नया वाला मैप,
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे जाओगे तो मिल जाएगा। चीन टच करता है लद्दाख को, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल टच करता है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। भूटान टच करता है असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार टच करता है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल टच करता है किससे? पश्चिम बंगाल बोल रहा हूँ, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनसे बांग्लादेश टच करता है। प्रश्न है कि सबसे ज्यादा लंबी सीमा भारत किसके साथ शेयर करता है? तो पहला बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद छोटू यानी पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, फिर भूटान, फिर सबसे कम अफगानिस्तान। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था पड़ोसी देशों को लेके। अगला ये है कि समुद्री सीमाएं किसे कहते हैं, कैसे इसकी डिसाइड किया जा सकता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि मान लो ये भारत का पूर्वी तट है और ये भारत का पश्चिमी तट है। ये भारत का पूर्वी तट है, ये भारत का पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट नदियों के कारण कुछ इस प्रकार से कटा छटा है। तो यहाँ पर जो अरब सागर का पानी है वो इन कटे छटे भागों में आके भर जाता है। आप ये ध्यान रखना कि किसी देश का तटीय भाग यदि नदियों के द्वारा कट छट गया है तो उसे रिया तट कहा जाएगा। भारत का पश्चिमी तट रिया तट का उदाहरण है। और अगर बर्फ के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा कटता है तो उसे फ्योर्ड तट कहते हैं। फिनलैंड और नॉर्वे इसका अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। अब होता क्या है कि भारत के पास दुनिया की 17.5% जनसंख्या है और 2.4% उसके पास केवल संसाधन है। तो संसाधन बढ़ाने के लिए जमीन के अलावा उसे और कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। तो वो लोग सागरों का दोहन करना शुरू कर दिए दुनिया में सभी जगह। सागरों का समुचित दोहन हो सके इसलिए 1982 में एक संधि हुई थी अनक्लॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी। इसके ऊपर एक संधि हुई थी और इसमें कहा गया था कि कोई तटीय देश अपने समुद्र का कितना दोहन करेगा उसके बारे में इसमें विधियां लिखी हुई हैं और कुछ पाबंदियों की बात की गई है। पर यह एक्ट तब लागू होगा जब दुनिया के 60 देश इसमें साइन कर दें। 1994 तक आते आते 60 देशों की संख्या पूरी नहीं हुई। 1994 में गोयना 60वां देश बना जिसने इस पर हस्ताक्षर किए और यह संधि लागू हो गई, यह एक्ट लागू हो गया। वर्तमान में 161 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इसने कहा क्या है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ये कहता है कि जो कट्टे छटे तट है उसको मिलाने के लिए पहले एक हम आधार रेखा खींचते हैं, जैसे हम समुद्री आधार रेखा नाम देते हैं। तो ये है आधार रेखा। इसका काम ये है कि किसी भी तट को समान लेवल पे लाने का प्रयास करना। अब इस आधार रेखा से जब हम समुद्र के अंदर जाते हैं तो 12 नॉटिकल मील दूसरी सीमा बनाई गई आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील और तीसरी सीमा बनाई गई आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील। मतलब समुद्र के दोहन के 3 क्षेत्र बनाए गए, एक 12 नॉटिकल मील का, एक 24 नॉटिकल मील का, एक 200 नॉटिकल मील का। पर खींचा किससे जाएगा? उस जमीन के टुकड़े से या आधार रेखा से? तो बोलोगे आधार रेखा से। काल्पनिक रेखा है, ध्यान रखना आप लोग। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि पहला पॉइंट है सर नॉटिकल मील क्या है? तो मैं बोलूंगा दूरी मापने का एक इकाई है। यह वास्तव में 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर लगभग होता है, यानी 1852 मीटर होता है। 12 नॉटिकल मील के इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो इसके कई सारे नाम हैं। जैसे पहला है अधिकार क्षेत्र, या फिर हम बोलेंगे क्षेत्रीय सागर, या हम कहते हैं प्रादेशिक सीमा। यानी कि जमीन से जब अपने तट से आप समुद्र की ओर जाते हो तो 12 नॉटिकल मील तक आपको मिलता है अधिकार क्षेत्र, क्षेत्रीय सागर या प्रादेशिक सीमा। प्रश्न अगला, क्या प्रादेशिक सीमा, इंग्लिश में कहते हैं टेरिटोरियल, क्या प्रादेशिक सीमा में किसी विदेशी का कोई अधिकार है? तो उत्तर बोलोगे बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न, तटीय देश को इस पर कितने अधिकार है? बोल दोगे उतना ही अधिकार है जितना उसकी जमीन के ऊपर, यानी पूरी तरह से संप्रभु है। कौन? प्रादेशिक सीमा। कुछ भी कर सकता है जो उसका मन है वो। अब आगे आते हैं, जब हम 24 प्रादेशिक सीमा को पार करते हैं तो 12 से 24 जो कॉन्सेप्ट है 24 नॉटिकल मील तक, ये क्या है? तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 24 नॉटिकल मील के क्षेत्र को कहते हैं संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिग्युअस। इसमें क्या पावर दी गई है? विदेशियों को कोई पावर है? तो बोलोगे कोई पावर नहीं है। भारत के पास कितनी शक्ति है? तो बोलोगे भारत इसमें
प्रदूषण से संबंधित कानून बना सकता है। भारत इसमें टैक्स लगा सकता है, कस्टम ड्यूटी लगा सकता है, प्रव्रजन आव्रजन इमिग्रेशन माइग्रेशन संबंधित कानून बना सकता है। ये सब अधिकार हमको 24 नॉटिकल मील तक प्राप्त हैं। साथ ही साथ ये ध्यान रखना 24 नॉटिकल मील का क्षेत्र हाई परस्यूट जोन होता है। मतलब यदि कोई कैदी समुद्र के रास्ते से भागने की कोशिश कर रहा है तो भारत सरकार 24 नॉटिकल मील तक उसको मार गिरा सकती है। ऐसा समय 24 नॉटिकल मील पार करने के बाद वो अधिकार खो देगी। वो इटली का नेवी वाला केस याद करो सभी लोग। इसके बाद 200 नॉटिकल मील तक जो क्षेत्र है उसे कहते हैं EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें विदेशियों को कोई अधिकार प्राप्त है? बिल्कुल प्राप्त है। पहला, इंटरनेट के लिए केबल बिछा सकते हैं, ऊपर से हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, पानी का जहाज ले जा सकते हैं। ये सब उनको अधिकार प्राप्त है, अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। भारत के पास क्या अधिकार प्राप्त है? भारत यहाँ पर कृत्रिम द्वीप बना सकता है, भारत यहाँ पर संसाधनों का दोहन कर सकता है, किसी प्रकार के अनुसंधान कर सकता है इत्यादि। टैक्सेशन एक्सेशन नहीं लगा सकता। 200 नॉटिकल मील के बाद के क्षेत्र को कहते हैं हाई सी। हाई सी का मतलब ऐसा समुद्री क्षेत्र जिस पर किसी का कोई अधिकार ना हो, उसे हम हाई सी कहते हैं। तो ये हमारा भारत का सामान्य परिचय है। इस परिचय को हमने थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार से समझा है, एनालिटिकल किया है। अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। कोरोना का समय है, लॉकडाउन रहिए, क्वारंटाइन रहिए, दूसरों की मदद कीजिए और खुद सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।